जैसे ही मालूम होता है जय के की चुनरी माँ बनने वाली है, अपने आने वाले बच्चों के बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जश्न रखे थे, तभी राशि की एंट्री होता है। मुझे ये मालूम नहीं था कि वचन तोड़ने की खुशी में जश्न भी मनाया जाता है। आप दोनों वचन ली थे न कि कभी माँ बाप नहीं बनेंगे। जय वचन लेने के बाद पता चला है कि चुनरी माँ बनने वाली है। राशि वचन सिर्फ वचन होता है जिसे हर हाल में निभाना पड़ता है और चुनरी के बच्चे के जान से मारने के बोलती है। चुनरी तुरंत राशि थप्पड़ मार, आप इतना घटिया बात सोच भी कैसे सकती हो? आइंदा हमारे बच्चे के नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी की तो हमारे से बुरा कोई नहीं होगा। जय भाभी सा, इस वचन के बदले में आप जो हमसे मांगेगी वह हम देने के लिए तैयार हैं। राशि एक वचन के बदले एक वचन और जय के हवेली छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जाने के बोलती है। जय मंजूर है। हमें ठकुरानी के पैरों तले जमीन खिसक जाता है। जैसे ही सुमन और उसकी बेटी सालों बाद हवेली लौटती है, इंद्राणी देख चौंक जाती है क्योंकि क्या कुछ नहीं करी है। सुमन और उसकी बच्ची के मारने के लिए नरेंद्र माता रानी के आगे हाथ जोड़ धन्यवाद देते हैं। आपकी कृपा से मेरे पत्नी और बेटी आपस आई है। तभी देखते हैं कि इधर किसी ने झूमर की रस्सी काट सुमन के ऊपर गिर नहीं वाला था, पर नरेंद्र उसे बचा लेते हैं। तभी यह सदस्य बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पहले जिस मंदिर में सुमन पूजा करती थी उसमें आग लग गया था, फिर यहाँ ये सब। तभी इंद्राणी के किराया के पंडित जी की एंट्री होता है। वह बताते हैं कि एक झूठ जुड़ा हुआ है, सुमन से इसके नसीब में संतान के सुख नहीं है। नरेंद्र, आपका कोई गलत फहमी हुई है। पंडित जी, मेरे और सुमन की बेटी यह महिमा है। पंडित जी, ज्योतिष शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलता। तभी महिमा की नानी की एंट्री होता है और साफ साफ बता देती है कि महिमा सुनैना की बेटी नहीं है, वह एक अनाथ लड़की है, क्योंकि वह किसी के दबाव में आकर झूठ बोलती है और महिमा उसकी नानी के हवेली से बाहर इंद्राणी। जैसे ही सुनैना जय और चुनरी के हवेली से जाने से रोकती है, राशि आप इस घर के बहू नहीं है बल्कि बेटी है, शादी हो गया है इसलिए जाइए। सुनैना उससे मुंह तोड़ जवाब देती है, जानती हूँ कि मैं इस घर की बेटी हूँ, पर शायद आप यह नहीं जानती हो, देश के कानून उतना ही हक देता है जितना कि बेटों के देता है। आधा के हिस्सेदार हैं हम। और जय की अपने कसम दे देती है कि तुम इस घर छोड़कर नहीं जाओगे। अब जय सुनैना की कसम के मान रखने के लिए और राशि के वचन निभाने के लिए मैं इसी हवेली में रहूंगा। इस हवेली के किसी भी सामान पर अपने हक नहीं जताऊंगा, बल्कि जमीन पर सोएंगे, अपने खर्च खुद उठाएंगे। अगले दिन चुनरी सो रही थी, तभी अचानक से तबीयत खराब हो जाता है। जय अस्पताल में एडमिट करने के बाद डॉक्टर चुनरी के इलाज करने के लिए 40,000 रुपए के भाउचर बनाती है। जय के पास पैसा न होने के कारण सोनार के अपने गहने दे पैसे लेते हैं। राशि, आपको इस हवेली के बेटे बनने के नाते ये गहने मिला था, आप वचन के साथ साथ आपके इस गहने पर कोई हक नहीं है। अब राशि जय के वचन देती है कि आज अभी इसी वक्त इस हवेली छोड़कर जाओगे। जय अपने संतान के लिए हवेली छोड़ने के रेडी हो जाता है। ठकुरानी गुस्से से आग बबूला हो, राशि के गले में हाथ लगा, तेरी इतनी हिम्मत, हमारे जय के घर से बाहर निकालने की मैं बोली थी। अपना वचन मांग, उस दहेज दासी के बच्चे के जान मांग। राशि जैसी आप चाह रही थी बिल्कुल मैं वैसा ही किया। उन लोगों ने न माना तो मैं यह शर्त रखी। वहाँ से दुर्गा के लेकर चली जाती है। ठकुरानी अपने आप के हारा हुआ महसूस करती है। इधर जय और चुनरी हवेली छोड़कर जा ही रहे थे, मौके पर सुनैना की एंट्री होता है। किसने यह हक दिया मेरे भाई और भाभी सा के घर से निकालने का? शायद यह हवेली के परिवार वाले यह सच भूल रहे हैं जिससे मैं याद दिलाने आई हूँ। सारांश, भाई के मौत के बाद मैं हूँ इस घर के बारिश और काफी बहस होने लगता है। राशि, हो गया, आप दोनों भाई बहन के बातचीत, जय अपना वचन निभाइए। और इस जैसे ही इंद्राणी महिमा और उसकी नानी के हवेली से बाहर फेंकती है। इंद्राणी के किराया के पंडित जी, इस लड़की के साया भी सुमन के आसपास नहीं आना चाहिए। महिमा अपने माँ के गले से लीपट फुट फुट के रोने लगती है। इंद्राणी के लाख साजिश करने के बाद नरेंद्र, ये लड़की कहीं नहीं जाएगी, यही रहेगी, क्योंकि इस लड़की में कोई गलती नहीं है, सारा गलती इस औरत में है, और उसे हवेली से जाने के बोल देते हैं। नरेंद्र महिमा से बोलते हैं, तुम यहाँ रहोगे पर सुमन की माँ नहीं बोलोगी और उसके आसपास तुझे नहीं दिखना चाहिए। सुमन के वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। महिमा दुखी हो जाती है। माता रानी महिमा के दुखी देख स्वयं प्रकट होती है। अब महिमा माता रानी के आगे दीप जलाने जाती है। इंद्राणी उसे दीप जलाने से रोक देती है। माता रानी के इस हवेली में पूजा पाठ नहीं होता है क्योंकि वह खुद के ही अपने आप के भगवान समझती है और अपने भाई के साथ महिमा के जान से मारने की साजिश करने लगती है। चुनरी के मानसिक संतुलन ठीक न होने के कारण ये गुड़िया के ही अपनी बेटी समझती है। अब जय उसे खाना लेकर जाते हैं और खाने को बोलते हैं। चुनरी अपने पैर के जंजीर खुलवा लेती है। जय के धक्का दे वहाँ से भाग जाती है। अंश के बर्थडे सेलिब्रेट करने वाला केक उठा के काल कोठरी की तरफ लेकर जाने लगती है। तभी ठकुरानी जल्दी जल्दी में काल कोठरी के दरवाजा आधा अधूरा बंद कर वहाँ से निकल जाती है। जय, माँ चुनरी कहीं देखी है क्या? ठकुरानी, चुनरी तो अपने कमरे में होगी क्योंकि वह जंजीर से बंधी हुई है। जय, मैंने खाना खाने के लिए खोला था पर उसने धक्का देके वहाँ से भाग गई है। इधर चुनरी गलती से काल कोठरी में आ जाती है। तभी देखते हैं कि एक लड़की जंजीर से बंधी हुई दिखती है। ठकुरानी अपने बातों में घूमा जय के वहाँ से भेज देती है और लड़की के पास नकाब के साथ जाती है। उसी वक्त चुनरी काल कोठरी से निकल के भाग जाती है। अब महिमा माता रानी के आगे अपने हाथ पर जोत जला अपने माँ के होश में आने की विनती करती है। इधर नरेंद्र, जो भी कुछ हुआ है उस मनहूस बच्ची के चलते हुआ है। डॉक्टर सर में काफी चोट लगने की वजह से कहीं यह हमेशा हमेशा के लिए कोमा में नहीं चल जाए। तभी महिमा के दीप जलाते समय उसके हाथ पर फूल गिरता है। फूल देख महिमा समझ जाती है कि यह फूल माँ के हाथ पर रखने से ठीक हो जाएगी। अब फूल ले जाकर सुमन के हाथ पर रखती है। उसके थोड़ी ही देर बाद महिमा के एहसास होता है कि सुमन के हाथ हिला है। नरेंद्र, तुमसे कितना बार बोले हैं कि सुमन से दूर रहो और उसे रूम से बाहर फेंक देते हैं। तभी सुमन होश में आ जाती है और उसके साथ साथ भी उसकी आवाज भी आपस आ जाता है और सबसे मिलने लगती है। अब महिमा के लगता है कि माँ ही मेरे पहचान कराएगी कि मैं उसकी बेटी हूँ और अपने माँ के पुकारती है। पर सोचने वाला यह बात है कि सुमन महिमा के नहीं पहचान रही है। इंद्राणी अपने मकसद में कामयाब हो जाती है क्योंकि वह जैसा चाह रही थी बिल्कुल वैसा ही हुआ। नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज सब्सक्राइब करो।